हेलो गाइस, दिस इज़ महावीर जहांगीर एंड ये है हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 7। इसमें हम अर्थक्वेक के बारे में डिस्कशन करेंगे। अर्थक्वेक को हिंदी में भूकंप कहते हैं गाइस। और इसमें हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं, जैसे कि उसके जो अर्थक्वेक की जो है डेफिनेशन क्या है, उसके कॉजेज़ क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट वेव्स होते हैं जिनको हम तरंगे कहते हैं। भूकंप जब आता है तो डिफरेंट डिफरेंट वेव्स आते हैं, जो कि PSL 3 टाइप्स के वेव्स होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद में हम टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक यानी भूकंप के प्रकार, और अर्थक्वेक शेडो एरियाज यानी कि भूकंप छाया क्षेत्र जो है, और उसके स्केल्स जो मापने के अलग अलग स्केल्स होते हैं, एक रिएक्टर स्केल होता है और एक मर्केली स्केल होता है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और आगे चल के हम जो है इसके प्रिडिक्शन यानी कि जो भूकंप आने से पहले हम किस प्रकार से इसका पता लगा सकते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और फाइनली हम जो है मेजर एरियाज ऑफ अर्थक्वेक यानी जहाँ जो पूरा वर्ल्ड में ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करके और फाइनली हमारा टॉपिक यहाँ पे हम एंड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 7 जो कि अर्थक्वेक पर है। अर्थक्वेक को हिंदी में भूकंप कहते हैं गाइस, भूकंप। और इस लेक्चर में हम वेरियस पॉइंट्स कवर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए अर्थक्वेक यानी भूकंप। भूकंप का जो एक तो डेफिनेशन क्या है, उसके कॉजेज यानी उसके कारण क्या है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना कैसे है, और भूकंप के डिफरेंट डिफरेंट वेव्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक कितने प्रकार के होते हैं, और फिर अर्थक्वेक शेडो एरिया यानी कि भूकंप छाया क्षेत्र। फिर स्केल्स यानी कि भूकंप को मापने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है मेजरमेंट यूज किए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में प्रिडिक्शन यानी कि भूकंप आने के पहले प्रिडिक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में। और फिर लास्ट में देखेंगे मेजर एरियाज ऑफ अर्थक्वेक यानी कि पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े ऐसे कोई एरियाज हैं, कोई ऐसे कोई क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं, उनके बारे में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट डेफिनेशन के साथ में। तो अब गाइज भूकंप की डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी परिभाषा। भूकंप किसको कहते हैं? तो गाइज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पृथ्वी पृथ्वी जो है यानी अर्थ जो है, इसके जो सरफेस है, सरफेस यानी ऊपर की जो परत है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन या फिर शेकिंग यानी किसी भी प्रकार का कंपन या फिर हिलना, ये इसी को भूकंप कहते हैं गाइज। ठीक है। और गाइज ध्यान रखना, भूकंप जो है पृथ्वी के अंदर जो है जनरेट होते हैं। और ये भूकंप सबसे ज्यादा कहाँ पर जनरेट होते हैं? तो इसका आंसर होगा लिथोस्फेयर। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स आर ऑकर इन लिथोस्फेयर। अब ये लिथोस्फेयर क्या है? तो गाइज आपने अगर मेरे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको लिथोस्फेयर के बारे में क्लियर होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो पृथ्वी है इसको अगर हम स्लाइस के जैसे काट दें, जैसे कि हम प्याज काटते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट जो परतें दिखती है, जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, और इनके ही कुछ नाम दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो लिथोस्फेयर यानी सबसे ऊपर की परत है, और ये लिथोस्फेयर की मोटाई कितनी है? ये गाइस ध्यान रखना, ये 100 किलोमीटर तक मोटी है। 100 किलोमीटर। उसके बाद में आता है एस्टेनोस्फेयर, जो कि 100 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर तक जो इसकी मोटाई है। उसके बाद में आता है मेसोस्फेयर, जो कि यहाँ से 2900 किलोमीटर तक मोटी, यानी 700 से 2900 किलोमीटर तक ये इसकी मोटाई है। तो ये तो हो गया फिजिकल लेयर्स हो गए। और कुछ केमिकल लेयर्स भी होते हैं, जो कि जैसे क्रस्ट है, जो कि ओनली 30 किलोमीटर मोटी होती है। और फिर होता है मेंटल, जो कि 30 किलोमीटर से लेकर के और ये 2900 किलोमीटर तक होता है। यानी अगर मैं कहूँ मेंटल में ये जो लेयर्स है, लिथोस्फेयर, एस्टेनोस्फेयर और मीजोस्फेयर, तीनों ही लेयर उसमें आ जाते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सबसे ऊपर वाली लेयर, जो कि लिथोस्फेयर की बात कर रहे हैं गाइज। तो जो भूकंप जितने भी बनते हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं लिथोस्फेयर से जुड़े होते हैं। कुछ भूकंपों के दूसरे कारण भी होते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है कि भूकंप जो आते हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट लिथोस्फेयर में से ही आते हैं। अब हम भूकंप के कुछ कारणों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, यानी भूकंप जो आता है उसके कारण क्या है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है रिलीज ऑफ एनर्जी सबसे पहले, यानी पृथ्वी के धरातल के नीचे अलग अलग प्रकार के जो है चट्टानें आपस में मिलती है और कुछ केमिकल रिएक्शन होता है। और नीचाई अधिक होने के कारण यहाँ पर जो गर्मी भी अधिक होती है और इससे ये पिघलने लगती है। और पिघलने के बाद जब ये ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो ये एनर्जी जो इसके अंदर जो एनर्जी क्रिएट होती है, तो ये एनर्जी जो निकलती है, ये कोई ना कोई रास्ता ढूंढती है बाहर निकलने का। तो ये जब एनर्जी यहाँ से कहीं से रिलीज होगी, तो ये चट्टानें जो है दूर सरकती है, और इसी से क्या होता है कि वाइब्रेशन होता है, और उसे हम कहते हैं भूकंप। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे कुछ टेबल पड़ा है आपके पास में, आपके घर पे। टेबल को आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस, यानी यहाँ मान के चलिए आपको यहाँ पर शिफ्ट करना है। तो इसको आप जैसे आप धक्का देकर के अगर शिफ्ट करोगे, धक्का देकर शिफ्ट करोगे, तो इसमें वाइब्रेशन होगा, है ना।
तो वही वाइब्रेशन जैसे यहाँ पे हम कहें अर्थ की सरफेस जो है, इसमें क्या होता है, इसमें भी जब ये एनर्जी जब निकलती है तो ये दोनों चट्टानों को दूर करके बीच में से निकलने की कोशिश करती है। तो जब ये दूर सरकती है चट्टानें तो इससे वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है और उसे ही हम कहते हैं भूकंप। तो ये रिलीज ऑफ एनर्जी। सेकंड वाला होगा मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, यानी यही जो है मूवमेंट होता है प्लेट्स का मूवमेंट, हम प्लेट टेक्टोनिक्स में और अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पर देखिए प्लेट का मूवमेंट होता है, एक तो दूर भागती है यानी इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट, एक होता है नजदीक आती है तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस, और एक जो है आपस में सरकती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैरेलल मूवमेंट। तो ये मूवमेंट के कारण भी जो है भूकंप आते हैं। तीसरा कारण है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, यानी कि नाभिकीय विस्फोट जो होता है। नाभिकीय विस्फोट गाइस ध्यान रखना, ये सरफेस के अंदर भी हो सकता है और इस सरफेस से बाहर भी होता है। तो सरफेस के अंदर जो होता है वो तो नेचुरल होता है, सरफेस के बाहर जो होता है वो मैन मेड होता है। जैसे कि हम कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो गाइस ध्यान रखना उससे भी नजदीक की जो जमीन होती है वहां पर काफी वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है, तो वो भी नजदीक के इलाकों में भूकंप जैसा ही महसूस होता है गाइस। फिर होता है रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो धरती जो है ये अर्थ जो अपने एक्सिस पे घूमती है, तो ये क्या करती है अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करती है। जैसे कि मान के चलिए ये अर्थ है, यहाँ से कुछ माइनिंग वगैरह कुछ खदान वगैरह कुछ खोद रहे हैं आप, और यहाँ से ला करके यहाँ कहीं आप अपना होम बना रहे हैं, ठीक है ना, होम बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। तो होता कैसा है कि जो अर्थ का जो जो वजन है वो यहाँ पर से जो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको मैच करने के लिए भी अर्थ का जो रोटेशन है उसके कारण से जो है भूकंप आते हैं। नेक्स्ट है माइनिंग, यानी हम जो खुदाई करते हैं जो कुछ खनिज निकालने के लिए, जैसे कोल माइनिंग है या फिर दूसरे कुछ मिनरल्स के माइनिंग्स करते हैं, उससे भी क्या होता है कि जो रॉक्स का फॉर्मेशन जो है, रॉक्स का स्ट्रक्चर जो डिस्टर्ब होता है और उससे भी भूकंप आते हैं गाइस। तो अभी गाइस हमने डेफिनेशन एंड कॉजेज के बारे में डिस्कशन कर लिया, अब हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो गाइस यहाँ पे हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। स्ट्रक्चर यानी ध्यान रखना है कि भूकंप जहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिनेट होता है, और ये कहाँ पर धरती पर कहाँ पे सबसे पहले महसूस होता है। तो गाइस जहाँ पर जो भूकंप सबसे पहले जो है ओरिजिनेट होता है उसको बोलते हैं फोकस, फोकस पॉइंट, और इसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं गाइस। और ये भूकंप की वजह से जब यहाँ पर वाइब्रेशन क्रिएट होता है और उसकी एनर्जी जब सरफेस की तरफ बाहर निकलती है, तो उस समय धरती पर सबसे पहले जहाँ पर जो कंपन महसूस होता है, जो वाइब्रेशन महसूस होता है, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है, उसी के बारे में ये पॉइंट्स लिख रखे हैं, आप रीड कर लीजिए। आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो इसके नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है वेव्स, जो अर्थक्वेक यानी भूकंप के जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरंगे होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। गाइस वेव्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अनुसार। तो गाइस यहाँ पर हम देख लेते हैं वेव्स के बारे में। वेव्स अर्थक्वेक यानी भूकंप के जो वेव्स होते हैं उनको मोटा मोटी हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो प्रकार में, लेकिन उनके भी फिर थ्री सब टाइप्स है गाइस। तो यहाँ पर देखिए टू टाइप्स कौन से, नंबर वन जो है बॉडी वेव्स, यानी कि जैसे ये मान के चलिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के धरातल और इसके अंदर पूरा जो है पूरी बॉडी में से जो आर पार निकलने वाली जो वेव्स होती है उनको बोलते हैं बॉडी वेव्स। और सेकंड है सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स गाइस ध्यान रखना ये जो है अपने जो अर्थ का सरफेस है इसके ऊपर ऊपर ही यहाँ पर चलती है। तो बॉडी वेव्स अगेन यहाँ पर दो टाइप्स में डिवाइड है, जो कि पी वेव्स एंड एस वेव्स बोलते हैं, यानी पी को प्राइमरी एस को सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। और सरफेस वेव्स डिवाइड है गाइस एल वेव्स में। तो यहाँ पर पी वेव्स जो है उसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो तो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस, यहाँ पे ध्यान रखना। पी वेव्स के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। पी वेव्स ऐसे वेव्स हैं जो सबसे पहले जो है जो हमारे सरफेस पे हमें महसूस होती है, और ये जो है सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तीनों ही मीडियम से उसके थ्रू ट्रेवल कर सकती है। और इसकी स्पीड जो है 8 टू 14 किलोमीटर पर सेकंड से गाइस, यानी काफ़ी ज़्यादा स्पीड है इनकी। ये हम इसको हम कह सकते हैं साउंड वेव्स की तरह इनकी स्पीड है। साउंड वेव्स जो होते हैं उनकी तरह इनकी स्पीड है, बहुत ज़्यादा स्पीड है। और डैमेज के बारे में बात करें कि ये वेव्स कितना डैमेज करती है, तो गाइस ध्यान रखना ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं करती। ये एकदम साउंड वेव्स की तरह होती है, आती है और निकल जाती है, इतनी ज़्यादा इनकी स्पीड होती है। ठीक है, तो ये ज़्यादा डैमेज नहीं करती। डैमेज तो जो हम जैसे हम आगे बढ़ेंगे एस और एल वेव्स ये ज़्यादा डैमेज करती है। तो अब हम आते हैं एस वेव्स के ऊपर। एस वेव्स जो ये पी वेव्स के बाद में धरातल पर हमें महसूस होती है, और ये इट कैन ट्रेवल ओनली थ्रू अ सॉलिड मीडियम, यानी कि कठोर चट्टानों के माध्यम से ही ये आगे बढ़ती है। और इसकी स्पीड जो है पी वेव से कम होती है गाइस, यानी 4 टू 6 किलोमीटर पर सेकेंड। और डैमेज ध्यान रखना, डैमेज जो है लेस देन एल, यानी एल की जो हम ये आगे वाली वेव्स जो पढ़ने वाले हैं इनसे डैमेज कम करती है, लेकिन पी वेव से ज़्यादा डैमेज करती है गाइस। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए एक मैप पहले। ये देखिए पी वेव जो रेड वाली है ये पी वेव्स है। ठीक है, ये यहाँ से देखो ये पूरे अर्थ में, ये पूरे अर्थ में कहीं से भी निकल सकती है। कुछ इसका शेडो एरिया होगा, हम आगे डिस्कशन करेंगे उसके बारे में।
ब्लू कलर की जो लाइंस दिख रही है एस वेव्स हैं। और उसके बाद में लास्ट में आती है सरफेस वेव, यानी ये सरफेस वेव जो है सिर्फ सरफेस पे चलती है, जो आपको येलो येलो दिख रही है सरफेस वेव्स हैं। तो अब हम समझ लेते हैं एल वेव्स। एल वेव्स ध्यान रखना है सबसे लास्ट में अपीयर होती है सरफेस पर। एल वेव्स गाइस ध्यान रखना है ये तीनों ही मीडियम से निकल सकती है, यानी सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो या गैस हो, तीनों ही मीडियम से ये गुजर सकती है। और इसकी स्पीड जो होती है स्पीड बहुत कम होती है, यानी 1.5 टू 3 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, स्पीड कम होने की वजह से क्या होता है कि ये ज़्यादा नुकसान करती है, डैमेज जो है डैमेज वेरी डेंजरस है, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है ये। तो गाइज अब हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, यानी भूकंप के क्या क्या प्रकार हैं। यहाँ पर देखिए ये टोटल 4 टाइप्स के होते हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। अब टेक्टोनिक अर्थक्वेक क्या होते हैं? तो गाइज ध्यान रखना है ये जो है अर्थ जो होती है, अर्थ डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइड होती है। यहाँ पे कुछ बड़ी प्लेट्स भी है, कुछ छोटी प्लेट्स भी है। टेक्टोनिक्स का जब लेक्चर हम लेंगे उसके उसमें हम अच्छे से कवर कर देंगे इसको। तो ध्यान रखना टेक्टोनिक्स यानी कि जो अलग अलग पूरी पृथ्वी जो है बड़े बड़े प्लेट्स में डिवाइड है। तो ये जब प्लेट से सरकती है तो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और इस वाइब्रेशन के कारण से जो भूकंप आता है उसके बोलते हैं टेक्टोनिक्स अर्थ क्वेक। और ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक है, यानी सबसे ज्यादा भूकंप इसी की वजह से आते हैं। अब सेकंड वाला है वॉल्केनिक अर्थक्वेक। वॉल्केनिक अर्थक्वेक क्या होता है कि जो वॉल्केनो यानी कि जो ज्वालामुखी है उसके उद्गार के कारण से जो जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है उसे ही बोलते हैं वॉल्केनिक अर्थक्वेक। ये इतने ज्यादा नहीं होते, लेस प्रिविलेंट है। अब थर्ड वाला हम देख रहे हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। कोलैप्स अर्थक्वेक क्यों होते हैं गाइस? ये जब हम पृथ्वी के अंदर में जो माइनिंग करते हैं उसके कारण से जो रॉक्स के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होता है, यानी कि चट्टानों के ऊपर जो दबाव पड़ता है उसके कारण से ये जो है कुछ चट्टानें आपस में टूटने लगती है और बिखरने लगती है। ये सारा का सारा प्रोसेस जो है सरफेस के अंदर होता है, तो इससे भी बहुत बार भूकंप आ जाते हैं, उसको बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। एंड फोर्थ वाला है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। एक्सप्लोजन से यहाँ पर मतलब है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से। तो गाइज इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। मैन मेड यानी कि जो धरती के बाहर जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हम करते हैं, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं, रॉकेट्स छोड़ते हैं, बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके कारण से ये जो है ये वाइब्रेशन होता है धरती पे। और एक से दूसरा एक रीजन ये भी है कि अर्थ के अंदर कुछ ऐसे न्यूक्लियर कंपोनेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं और उसके कारण से यहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाता है। तो यहाँ पर ये धरती के अंदर जब ये एक्सप्लोजन होता है तो भी बहुत बार हमें सरफेस के ऊपर वाइब्रेशन महसूस होता है, तो इसको बोलते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स। अब नेक्स्ट हम कवर कर लेंगे कि अर्थक्वेक का शेडो एरिया क्या है। तो गाइस अर्थक्वेक का शेडो एरिया यानी भूकंप छाया क्षेत्र बोलते हैं, इसको हिंदी में वृष्टि छाया क्षेत्र भी बोलते हैं। तो यहाँ पर गाइस ध्यान रखना है कि ये एक तो पी वेव्स होता है और एक एस वेव्स होता है, इन दोनों के शेडो एरिया अलग होता है। यानी पी तरंगों का वृष्टि छाया क्षेत्र और एस तरंगों का वृष्टि छाया क्षेत्र। और जो एल वेव्स हमने पढ़ी थी उसका कोई शेडो एरिया नहीं होता, ये पूरे अर्थ पर कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े मात्रा में मिल जाते हैं हमें, सारे अर्थ में उसका जो है अपीयरेंस रहता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पी वेव्स जो है उनका शेडो एरिया क्या है। पी वेव्स के बारे में जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये तीनों मीडियम से चल सकती है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि जब ये अलग अलग जो मीडियम से गुजरती है तो कुछ इनके जो उनकी साइड जो होती है उनका डायरेक्शन जो इसमें कुछ फ्लक्चुएशन क्रिएट हो जाता है, और उसके कारण से पूरे अर्थ पर इनका इनको महसूस न करके कुछ ऐसे रीजन हैं जो ऐसे खाली छूट जाते हैं, उनको बोलते हैं उनका जो है शेडो एरिया। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो हमने यहाँ पर देखो ये पूरे वेव्स दिख रहे हैं, पी वेव्स दिख रहे हैं, लेकिन ये वाला इलाका जो ब्लैक ब्लैक में है ये वाला यहाँ पर पी वेव्स महसूस नहीं होते, तो इसी को बोलते हैं पी वेव्स का शेडो एरिया। यानी पी वेव्स के शेडो एरिया के बारे में अगर बात करें तो ये 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्रीज का जो इसके बीच में जो है हमें पृथ्वी पर इन पी वेव्स कहीं पर भी महसूस नहीं होते गाइस, ठीक है, दोनों साइड में। और अब हम आते हैं एस वेव्स पे। एस वेव्स पे जैसे हमने पहले पढ़ा है कि ये केवल और केवल ठोस मीडियम से चल सकती है, यानी कि सॉलिड जो मीडियम से ही ये चल सकती है। तो इसमें जो आप ध्यान रखें जो जहाँ पर जो रॉक्स जो जो सॉलिड फॉर्म में है या फिर थोड़ी लिक्विड फॉर्म में वहीं से ये गुजर सकती है, इसलिए इसका शेडो एरिया ज़्यादा है गाइज। यानी 105 डिग्री से लेकर के यहाँ पे 105 डिग्री तक का नीचे का जितना भी पूरा सर्कल है पूरा का पूरा इसका जो शेडो एरिया कहलाता है गाइज। यानी अगर हम कंपैरिजन करें तो एस का शेडो एरिया पी के शेडो एरिया से ज़्यादा है गाइज, बड़ा है। शेडो एरिया हो जाएगा 105 डिग्री से लेकर के 105 डिग्री तक। और एल वेव्स का कोई शेडो एरिया नहीं होता, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि एल वेव्स पूरे धरातल पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पूरे धरातल पर महसूस होती है, पूरे सरफेस पर महसूस होती है, तो इसलिए इसका कोई शेडो एरिया नहीं होता।
अब हम जानेंगे कि भूकंप को मापने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट्स क्या होते हैं। स्केल्स में गाइस ध्यान रखना कि एक तो होता है रिएक्टर स्केल, एक होता है मर्केली स्केल। रिएक्टर स्केल जो भूकंप आता है उसका मैग्नीट्यूड क्या रहा है उसको मेजर करती है, और जो एनर्जी यानी कि ऊर्जा रिलीज होती है उसको मेजर करती है, और उसी के अकॉर्डिंगली ये 0 से लेकर के 10 तक उसको नंबरिंग देती है। गाइस ध्यान रखना है कि अगर मैं बात करूं 0 1 2 3 मैग्नीट्यूड तक के जो भूकंप आते हैं वो हमें महसूस भी नहीं होते गाइस, लेकिन 3 से आगे जो होगा, 3 से लेकर के 6 तक के जो है वो हमें महसूस होते हैं, लेकिन इतने नुकसानदायक नहीं होते। लेकिन 6 से आगे जितने भी हैं, 6 से आगे लेकर 10 तक, ये बहुत ज़्यादा भयंकर नुकसानदायक होते हैं गाइस, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और अब हम आते हैं मर्केली स्केल पर। मर्केली स्केल ध्यान रखना, ये इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक ये इसको मेजर करती है, यानी कि जो भूकंप होता है उसकी तीव्रता कितनी रही है। ये जो है विजिबल डैमेज को काउंट करती है। जैसा कि मान के चलिए कि रिक्टर स्केल में 8 मैग्नीट्यूड का जो है अर्थक्वेक यानी भूकंप आया है, और लेकिन उसमें एक भी व्यक्ति जो है नहीं मरा, एक भी व्यक्ति की जो है इंजरी नहीं हुई है, तो मर्केली स्केल में उसको नंबरिंग दिया जाएगा 1 नंबर, ठीक, क्योंकि इसमें 0 डैमेज हुआ है ना। और इसके जगह अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, जैसे कि रिएक्टर स्केल पे अगर 6 मैग्नीट्यूड का भी अगर जो अर्थक्वेक आया है, लेकिन उससे जो है मरने वालों की संख्या 50,000 प्लस है, तो इसके बेसिस पे मर्केली स्केल में उसको नंबरिंग जो होती है वो नंबरिंग बढ़ जाएगी गाइस, ठीक है, नंबरिंग 6 7 के आसपास होगी, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस है, यानी कि मर्केली स्केल मरने वालों की संख्या के आधार पर मेजर की जाती है, और रिएक्टर स्केल जो है वाइब्रेशन कितना होता है उसको मेजर करती है। और भूकंप को मापने वाला जो यंत्र है उसको बोलते हैं भूकंप मापी, यानी कि सिस्मोग्राफ। अब हम देख लेते हैं कि जो भूकंप आता है उसका अनुमान कैसे लगाते हैं, कैसे पता लगाया जाता है कि भूकंप आने वाला है, यानी प्रिडिक्शन कैसे करते हैं उसका। यहाँ पर देखिए गाइज, प्रिडिक्शन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं। प्रिडिक्शन करने के लिए साइंटिस्ट डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ कॉमन टेक्निक्स भी है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। नंबर वन है सीरीज ऑफ स्मॉल अर्थक्वेक्स, यानी छोटे छोटे भूकंप जब बार बार महसूस हो तो इसके मतलब है कि बड़ा भूकंप आने वाला है, क्योंकि सरफेस के नीचे कोई भी चट्टान सरकने से पहले छोटे छोटे झटके देती है, उसके बाद में बड़ा भूकंप आता है। तो ये होता है स्मॉल अर्थक्वेक्स। और सेकंड नंबर पे रेडॉन गैस, जहां पर सरफेस के अंदर खुदाई होती है कोयले के लिए, उसके अंदर गाइस रेडॉन गैस जब लीकेज हो जाती है ज्यादा मात्रा में, तो ऐसा माना जाता है कि अब भूकंप आने वाला है गाइस। और थर्ड पॉइंट है राइजिंग सरफेस, यानी कि जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी का कुछ धरातल, यहाँ मान के चलिए यहाँ कुछ उभार दिख रहा है आपको, उभरा हुआ दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर नीचे एनर्जी क्रिएट हो रही है, और यहाँ पर अब भूकंप या ज्वालामुखी फूटने वाला है, ये इसका साइन होता है गाइस। और फोर्थ वाला होता है कि बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं गाय भैंस बकरी, इनका कैसा है कि बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ये अपने जगह पर कूदने लगेंगे, नाचने लगेंगे, तो मान के चलिए कि यहाँ पर भूकंप आने वाला है गाइस। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मेजर एरियाज ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि विश्व में ऐसी कौन सी जगह हैं जहां पर भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं गाइस। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है वॉल्केनोज के टाइम पे, और अभी हम पढ़ रहे हैं अर्थक्वेक। तो अभी गाइस ध्यान रखना है कि रिंग ऑफ फायर जो है सबसे सेंसिटिव एरिया है, और ये एक बहुत बड़ी प्लेट्स है जो चारों तरफ से गिरी है, और ये इसमें लगातार जो है मूवमेंट हो रहा है, उसके कारण से यहाँ पे भूकंप भी ज्यादा आते हैं और ज्वालामुखी भी बहुत आते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं भूकंप की, यानी अर्थक्वेक की। तो अर्थक्वेक गाइस ध्यान रखना है कि वर्ल्ड के 83% अर्थक्वेक्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ रिंग ऑफ फायर के पास में आते हैं। यहाँ पर देखिए रिंग ऑफ फायर हम देख लेते हैं गाइज। यहाँ पर देखिए ये जो ऑस्ट्रेलिया है और इसके इस साइड से ये लाइन निकल रही है, ये पूरी एक प्लेट का जो किनारा है, और ये प्लेट के किनारे किनारे बहुत सारे भूकंप आते हैं। और इवन आप देखोगे इंडोनेशिया और ये यहाँ पर, तो ये वर्ल्ड के सबसे ज्यादा भूकंप यहीं पर आते हैं। यदि आप एक दिन का एवरेज निकालोगे तो इंडोनेशिया और ये वाले साइड में एक दिन का एवरेज जो है निकलता है मोर देन 100 जो है भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस होते हैं, लेकिन ये इतने इंटेंसिटी वाले नहीं होते हैं, ये हल्के भूकंप होते हैं गाइज। तो ये वाला पूरा है रिंग ऑफ फायर, यहाँ पर जो है वर्ल्ड के 83% जो है भूकंप यहीं पर होते हैं। और नेक्स्ट वाला जो है वो है मिड अटलांटिक बेल्ट, वहां पर 15% जो है भूकंप आते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो यहाँ पर ये पूरा मिड अटलांटिक जो है बेल्ट है गाइज, यहाँ पर भी भूकंप आते हैं, जो कि वर्ल्ड के 15% जो है भूकंप यहीं पर आते हैं। और फिर बाकी के जो रिमेनिंग भूकंप है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आते हैं गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे भूकंप से संबंधित जितने भी डाउट्स है सारे के सारे मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं गाइस। एंड आई होप कि आपको सारा चैप्टर ठीक से समझ में आया होगा।
और इसी के साथ ये हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।